हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में और कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस। ये प्रोसेस काफ़ी एक्यूरेट होती है, इसमें एरर रेट काफ़ी लो होता है। एरर रेट लो होने का कारण ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद कोई भी सेल जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड करता है और इस डीएनए को जो उसने रेप्लिकेट किया है उस डीएनए को इक्वली ट्रांसमिट करता है प्रोजेनी में या डॉटर सेल्स में। तो इसमें एरर रेट काफ़ी कम होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो भी डॉटर सेल्स होंगे उनके डीएनए में म्यूटेटेड डीएनए उनके पास चला जाएगा, यानी म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं। तो ये काफ़ी एक्यूरेट प्रोसेस होती है और हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में, जिसे सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था 1953 में। उसी के बाद से डीएनए के ऊपर और स्टडीज होना शुरू हुई और डीएनए रेप्लिकेशन का पता चला। तो डीएनए रेप्लिकेशन होती कौन कौन से मोड से है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे कॉमन मोड जो है वो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी पेरेंटल डबल हेलिक्स होगा वो हाफ कंजर्व्ड रहता है प्रोजेनी में और हाफ न्यू सिंथेसिस होती है डीएनए की, जैसे कि मिसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में बताया गया था जो ई कोलाई पे किया गया था। तो सबसे पहले मिसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक जनरेशन तक नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो किया। नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, तो उसका कलर आपको यहाँ रेड मेरून से लेबल किया हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे कि फर्स्ट जनरेशन में N15 पे ग्रो करने के बाद जो भी डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा मेरून आपको दिख रहा है, यानी N15 उसके अंदर लेबलिंग होगी। अब नाइट्रोजन क्यों इनकॉर्पोरेट हुआ डीएनए में? वो मेनली इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेसिस में होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में यूज होते हैं और न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके डीएनए बनता है। तो नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को अगली जनरेशन्स में N14 कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो किया। N14 जो है वो लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो उन्होंने एक चीज नोट करी कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड तो वैसा ही रह रहा है और दूसरा न्यू सिंथेसाइज हो रहा है, यानी जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स इस जनरेशन में बनेंगे वो सब हाइब्रिड बनेंगे, यानी एक स्ट्रैंड N14 कंटेनिंग होगा और दूसरा N15 कंटेनिंग। फर्दर उसे जब नेक्स्ट जनरेशन तक ग्रो किया सेम मीडिया पे, तो यहाँ आप देख सकते हो हाइब्रिड और नॉर्मल वाले जो भी आपके डबल हेलिक्स हैं डीएनए के वो 1:1 रेशो में है, यानी कुछ हाइब्रिड हैं, जैसे यहाँ 2 हाइब्रिड हैं और 2 जो हैं वो N14 कंटेनिंग डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि रेप्लिकेशन जो होती है डीएनए की वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, यानी हाफ कंजर्व्ड होती है। इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिनसे डीएनए रेप्लिकेट करने के बारे में बताया गया काफ़ी साइंटिस्ट ने। तो उनमें से एक आता है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कही गई कि जो होल ओरिजिनल डीएनए है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और 2 टाइप के डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। डॉटर डीएनए के डबल हेलिक्सेस प्रोड्यूस करता है, जैसे एक जो होगा वो बिल्कुल पेरेंटल टाइप होगा और दूसरा जो होगा बिल्कुल न्यू सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो पेरेंटल डीएनए है वो एज इट इज कंजर्व्ड है, इसीलिए इसे कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है उसे बोला जाता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज बोली जाती है कि ओरिजिनल डबल हेलिक्स जो होगा उसके कुछ पार्ट्स कंजर्व्ड रहेंगे और कुछ कंजर्व्ड नहीं रहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि कुछ तो पार्ट्स डीएनए के कंजर्व्ड हैं, जैसे यहाँ मैरून कलर से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, यानी वो न्यू डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो यानी पेरेंटल डबल हेलिक्स जो है वो सबसे पहले टूट जाता है कुछ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स में।
उन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट्स का फिर रेप्लिकेशन होता है और फिर वो सारे डीएनए सेगमेंट्स रीअसेंबल हो जाते हैं और कंप्लीट हेलिसेस बना लेते हैं। तो कहीं भी यहाँ N14 कंटेनिंग सेक्शन होगा डीएनए का, कहीं N15 कंटेनिंग सेक्शन होगा। तो ये डिस्पर्सिव मोड है, कहीं भी कुछ भी टाइप का डीएनए आपको मिलेगा। ये कुछ मेथड्स थे डीएनए रेप्लिकेशन के। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहले जो टर्म यूज होती है उसे बोलते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकॉन को बोला जाता है यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की सबसे छोटी यूनिट रेप्लिकॉन कहलाई जाती है। और रेप्लिकॉन मेनली दो टाइप का होता है, या तो लीनियर या सर्कुलर। लीनियर और सर्कुलर में क्या अंतर है कि जो भी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो लीनियर हैं, इसीलिए यूकैरियोट्स में लीनियर टाइप का रेप्लिकॉन पाया जाता है। बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि उनमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसीलिए उनमें सर्कुलर रेप्लिकॉन पाया जाता है। इसके अलावा दो टाइप की कंडीशन होती हैं, एक होती है मोनो रेप्लिकॉनिक और दूसरी होती है मल्टी रेप्लिकॉनिक। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो मोनो रेप्लिकॉनिक कंडीशन जो है, इसका मतलब होता है कि सिंगल रेप्लिकॉन, तो पूरा जो भी क्रोमोसोम होगा वो सिंगल रेप्लिकॉन की तरह बिहेव करेगा, जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है। तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो उसे बोलेंगे मोनो रेप्लिकॉनिक कंडीशन, जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और जो मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन है, इसमें बोला जाता है कि बहुत सारे रेप्लिकॉन्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट जहां पे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन में सिंगल क्रोमोसोम में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के कारण रेप्लिकॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। तो मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन जो कि पाई जाती है यूकैरियोट्स में। तो इसके बाद हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये मैंने अभी बताया, वो रीजन जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ये सिस एक्टिंग सीक्वेंस होता है। सिस एक्टिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो भी हमारा जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, जिसकी रेप्लिकेशन होने वाली है, उसकी काफी पास होता है, क्लोज बाय होता है, इसीलिए सिस एक्टिंग सीक्वेंस इसे बोला जाता है। अब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक और नाम है जो है ARS। ARS इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, जो टर्म हम यूज करते हैं यीस्ट में। तो यीस्ट के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ARS बोलते हैं, जिसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है सिर्फ। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो लेस देन 200 बेस पेयर होता है लेंथ में, तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो ये 80 रिच होता है, यानी इसमें एडेनिन और थाइमीन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ग्वानिन और साइटोसिन, तो ये 80 रिच माना जाता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन फोक के बारे में। रेप्लिकेशन फोक को ग्रोइंग पॉइंट भी बोला जाता है, यानी वो पॉइंट जहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो दो कंडीशंस होती हैं रेप्लिकेशन की, एक होती है यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन और एक होती है बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो भी रेप्लिकेशन फोर्क होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बनेगा, एक ही रीजन में बनेगा और एक ही साइड रेप्लिकेशन होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। दूसरी कंडीशन होती है बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि रेप्लिकेशन दो साइड पे होती है, जैसे यहाँ एरो से डिपिक्ट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि दो रेप्लिकेशन फोर्क बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में दो रेप्लिकेशन फोर्क्स बनते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलती है। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये जनरल बता रही हूँ मैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है DNA हेलिकेज।
डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है जो मेनली हेलिकल एक्टिविटी शो करके डीएनए के डबल हेलिक्स को, डीएनए ड्यूप्लेक्स को ओपन करता है। तो सबसे पहले यही एंजाइम काम करता है। इसे एटीपी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डीएनए हेलिकेज का एक एग्जांपल है डीएनए बी इन द केस ऑफ ई कोलाई। प्रोकैरियोट्स में ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रोटीन काम करता है उसे एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं। एसएसबी प्रोटीन क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी जो हेलिकेज ने डीएनए ड्यूप्लेक्स को ओपन करके जो 2 स्ट्रैंड्स बनाए हैं, उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने का काम ये प्रोटीन करते हैं ताकि उनकी रीअनीलिंग ना हो जाए। क्या होगा? क्योंकि उनके अंदर बॉन्डिंग्स थी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज ने अलग कर दिया, हटा दिया। अब वो बॉन्ड फिर से बन सकते हैं, तो उन्हें फिर से बनने से प्रिवेंट करता है एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन टेट्रामर की तरह काम करते हैं, 4 की यूनिट्स में, 4 सब यूनिट्स में, 4 सब यूनिट से मिलके एक एसएसबी प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट एंजाइम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जो होता है इसका काम है प्राइमर बनाना, जैसे नाम से पता चल रहा है। और प्राइमर जो भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं वो होते हैं आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स जो यहाँ यूज होंगे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। इनकी अगर न्यूक्लियोटाइड की लेंथ की बात करें तो लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड्स के जितने लंबे होते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। एक टर्म यूज होती है प्राइमोसोम। प्राइमोसोम का मतलब क्या होता है? तो प्राइमोसोम एक क्या बोलेंगे, एक कॉम्बिनेशन है किसका? प्राइमेज और हेलिकेज एंजाइम का। तो प्राइमेज और हेलिकेज एंजाइम साथ में मिलके हम उसे प्राइमोसोम कंडीशन बोला जाता है। प्राइमोसोम स्ट्रक्चर है एक। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं नेट में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोपोआइसोमरेज जो होता है ये ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के हेलिक्स में ज्वाइन करके रखते हैं। तो ये दोनों मतलब जो भी डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे उनके न्यूक्लियोटाइड्स को बीच में से कट कर देगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा उनके बीच में से, तो उसकी वजह से निक जेनरेट होते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, वापस फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो टोपोआइसोमरेज की फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड टोपोआइसोमरेज इज ओमेगा प्रोटीन। ओमेगा प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन है जो फर्स्ट डीएनए टोपोआइसोमरेज है। और कौन सा वाला डीएनए टोपोआइसोमरेज है इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया और ये रखा गया डीएनए टोपोआइसोमरेज 1। इसकी डिस्कवरी जे वैंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब टोपोआइसोमरेजेस जो होते हैं वो काफी प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, काफी टाइप के रिएक्शंस शो करते हैं, जैसे रिलैक्सेशन, नॉटिंग, अननॉटिंग, कैटेनेशन, डीकैटेनेशन रिएक्शंस ये शो करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है तो वो एक फिगर से समझते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन होपफुली आपको ये समझ आ रहा हो। तो डीकैटेनेशन में क्या होता है कि जो भी डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं अगर वो आपस में ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग या उनके बीच में जो भी बाइंडिंग हो गई है उस बाइंडिंग को हटाने का काम डीकैटेनेशन प्रोसेस होती है। अगर डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो गई है, तो डीएनए काफी सुपर कॉइल्ड है तो उसकी रिलैक्सेशन यानी सिंगल सर्कुलर डीएनए बनना, ये रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। एक होती है अननॉटिंग, अगर डीएनए के डबल हेलिक्स में नॉट बन गई है तो उस नॉट को हटाने का काम अननॉटिंग होता है। इन तीनों प्रोसेसेस में डीएनए टोपोआइसोमरेजेस हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के टोपोआइसोमरेजेस होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोआइसोमरेजेस, वन इज टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। तो यहाँ हम टाइप 1 के बारे में फर्स्ट पढ़ते हैं। तो टाइप 1 नाम का जो टोपोआइसोमरेज होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक क्रिएट करता है। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में, डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक क्रिएट करेगा, उसे निक हम नॉर्मली बोलते हैं। इसके फिर 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1A और टाइप 1B। टाइप 1A जो होता है ये कोवेलेंट इंटरमीडिएट क्रिएट करता है विद 5' एंड। 5' एंड वाले रीजन पे को पकड़ के रखेगा, और जो टाइप 1B होगा वो 3' एंड के डीएनए के 3' एंड को पकड़ के रखेगा। अब ये एंड्स कैसे जनरेट हुए? जब टाइप 1 ने
काटा, ठीक है। तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज ने जब भी ब्रेक क्रिएट करी तो ये एंड्स जनरेट हुए जिनको पकड़ के रखने का काम होता है टाइप 1A और टाइप 1B नाम के टोपोआइसोमरेजेस का। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एक सुपर कॉइल रिमूव कर सकते हैं एक टाइम पे। ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो तो इन्हें काफी टाइम लगता है उन्हें रिमूव करने के लिए। तो इनका फंक्शन यहाँ देखते हैं। तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज जो होते हैं, तो जो भी डीएनए का हेलिक्स होगा उन दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करेंगे। एक स्ट्रैंड को कट करके यहाँ निक जनरेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक स्पेस, एक निक जनरेट होगा। वो निक किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इजीली उसमें से पास थ्रू हो सके और जो सुपर कॉइलिंग है वो हट सके। तो ये एक सुपर कॉइलिंग को ठीक करता है एक टाइम पे। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप 2 टोपोआइसोमरेज। टाइप 2 टोपोआइसोमरेज जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करता है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ ब्रेक कर देगा। इस प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए होती है, तो ये एटीपी रिक्वायरिंग एंजाइम है, टाइप 1 नहीं था। अब यहाँ क्या है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये डबल हेलिक्स को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद नियर बाय जो भी हेलिसेस हैं उन्हें पास करेगा। उस ब्रेक में से जो रीजन ब्रेक्ड है, ब्रोकन है, उस रीजन में से हेलिक्स को पास करेगा और फिर से रीसील कर देगा ब्रेक को। तो ये 2 सुपर कॉइल्स एक टाइम में रिमूव कर सकता है। जैसे हम समझे यहाँ से, तो ये जो है एक डीएनए हेलिक्स है, उस डीएनए हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। अब जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है, इस क्रिएटेड स्पेस में से कोई भी डीएनए हेलिक्स जो आसपास है जिसको हटाना चाहता है वो, तो उसे यहाँ से पास करेगा, जिसकी वजह से फिर वो जो भी उनके बीच में सुपर कॉइलिंग थी डीएनए हेलिसेस के बीच में, वो ठीक हो जाएगी और जो डीएनए का हेलिक्स है वो वापस रीसील हो जाएगा। तो ये प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि धागा फंस जाता है, तो धागे को हटाने के लिए हमें उसे कहीं से कट करना पड़ेगा, तो उसे कट करेंगे और कट करने के बाद दूसरे धागे को उस कट पोर्शन से हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, सुपर कॉइलिंग इजीली ठीक हो जाती है, जैसे कि ये एंजाइम करता है। तो अगर हम टाइप 2 टोपोआइसोमरेज की बात करें तो फर्स्ट टाइप 2 टोपोआइसोमरेज जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज फर्स्ट टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है और इसकी डिस्कवरी ई कोलाई में हुई थी। किन साइंटिस्ट ने करी थी? मार्टिन गिलर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये जो होता है ये टेट्रामर होता है, यानी इसको 2 डिफरेंट सब यूनिट्स जो हैं उनसे मिलके ये एंजाइम बनता है। ये सुपर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो सुपर कॉइल अगर इंट्रोड्यूस करनी है डीएनए में तो उसमें ये हेल्प करेगा। एटीपी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए भी, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे ये इनहिबिट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नैलिडिक्सिक एसिड एक एंटीबायोटिक है, इससे डीएनए गायरेज इजीली इनहिबिट हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है इसकी प्रेजेंस में। तो अगर हम दोनों टाइप 1 और टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस की बात करें तो ये दोनों एंजाइम्स लिंकिंग नंबर जो हैं उसे ऑल्टर करते हैं डीएनए के। अब लिंकिंग नंबर क्या होता है? लिंकिंग नंबर जो है ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स क्रॉस ईच अदर। तो एक डीएनए डबल हेलिक्स में कितनी बार 2 स्ट्रैंड्स जो हैं क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो लिंकिंग नंबर है। तो लिंकिंग नंबर को ऑल्टर करने का काम इन दोनों टाइप के टोपोआइसोमरेजेस का होता है। सो नेक्स्ट हम मेन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है, कुछ मैंने यहाँ आपको बोल रखा है, इनके नाम बताए हुए हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए की प्रेजेंस में ही डीएनए बना पाता है। या फिर इसे डीएनए रेप्लिकेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए की कॉपीज बना रहा है। नेक्स्ट जो है एक और टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है जिसे बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस।
तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, उनकी कितनी सब यूनिट्स होती हैं, उनमें कौन सी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और कौन सा फंक्शन वो करते हैं। तो यहाँ आप नोट करोगे कि जो भी डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनके कुछ नाम यहाँ दे रखे हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट 3 डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक ही सब यूनिट होती है और इसमें एक्सोन्यूक्लियस 3' to 5' वाली एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ये एक्टिविटी कौन सी होती है? ये एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने एक्सोन्यूक्लियेसेस वगैरह का भी थोड़ा मेंशन किया हुआ है। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और साथ में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। यानी अगर जब भी ये सिंथेसाइज कर रहा है डीएनए को, अगर सामने इसके कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाता है तो उसे भी ये हटा सकता है इजीली। इसके फंक्शन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए रिपेयर और गैप फिलिंग में हेल्प करता है। तो जहाँ पे भी गैप क्रिएटेड होगा उसे फिल कर देगा, या डीएनए कहीं से कटा हुआ है या कुछ भी है तो उसकी रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी एक ही सब यूनिट होती है और इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, 3' to 5' एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस की है, बट 5' to 3' एक्टिविटी नहीं होती है और इसका फंक्शन भी डीएनए रिपेयर में ही होता है। नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 की एटलीस्ट एटमोस्ट 10 सब यूनिट्स होती हैं, यानी लगभग 10 सब यूनिट से मिलकर ये बनता है और इसमें भी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लेकिन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, डीएनए पॉल 3। सो नेक्स्ट हम देखें बाकी के जो भी एंजाइम्स के नाम आपको बताए हैं, वो सब एंजाइम्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और इन्हें अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलिन, कापा ऐसे नामों से जाना जाता है। इनके सब यूनिट्स भी मैंने आपको यहाँ मेंशन करी है। जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है उसका मतलब है कि इनकी सब यूनिट्स का अभी पता नहीं है कि कितनी सब यूनिट्स इनके अंदर हैं। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करोगे तो कपा वाले केस में मैंने यहाँ एक्सोन्यूक्लियस की दोनों एक्टिविटीज़ में डैश लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो नहीं करता है, ये मेनली कोहेशन प्रोटीन्स को अटैच करने में हेल्प करता है। कोहेशन मेनली कोहेसिन है। कोहेसिन प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो भी क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स जो होते हैं उन क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच होने में हेल्प करते हैं, तो उन्हें कोहेसिन प्रोटीन्स बोलते हैं। उसमें कापा एंजाइम हेल्प करता है। बाकी यहाँ डेल्टा का आप देख सकते हो, डेल्टा जो एंजाइम है वो हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा हेल्प करता है प्राइमिंग में, प्राइमर वगैरह की फॉर्मेशन के टाइम पे इसका काम होता है। बीटा जो है बेस एक्सीजन रिपेयर में हेल्प करता है, यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं उन बेसिस को हटाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा गामा एंजाइम जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में लैगिंग एंड लीडिंग 2 टाइप के स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होती है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस में गामा और एप्सिलॉन हेल्प करता है। तो यही था आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन ई कोलाई में, बैक्टीरिया में कैसे होती है और यूकैरियोट्स में कैसे होती है। टिल देन गुड बाय।